तो हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये यूज होने वाला है। आपको इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे किसकी? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, बात समझ में आया? चलो अब देखिए, अगर हमारा क्या है, मास है, ये मास m1 है और दूसरा मास क्या है, m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए r है। क्या डिस्टेंस है? r है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा। मान लीजिए यहां पर है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो m1 से है ये r1 डिस्टेंस पे और m2 से है ये r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, m1 से है r1 डिस्टेंस पे और m2 से है r2 डिस्टेंस पे। तो हम इसको प्रोसीड कैसे करें ना? एक हमको क्या मानना पड़ेगा? रेफरेंस लाइन। क्या मानना पड़ेगा? रेफरेंस लाइन। तो मैंने बोला कि एक मास को मैं रेफरेंस लाइन मान लूं, एक मास को मैं रेफरेंस लाइन मान लूं। यहां पे मैंने मान लिया रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब XCOM का फॉर्मूला लगाओ। XCOM क्या होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करिए, m1 प्लस m2, बताओ। बता दे। रुको एक मिनट। XCOM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो, इसको मैंने मान लिया, इस वाली लाइन को मैंने मान लिया x एक्सिस। क्या मान लिया? x एक्सिस। तो इस वाले का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस? विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? y एक्सिस कितना है? 0 ही है। तो x1 कितना हो जाएगा? 0। वो गलत लिखा था फॉर्मूला, m1 r1 नहीं, ये x एक्सिस पे है। मान लिया कि ये किस पे है? x एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी को अगर मैं अपनी क्या मान लूं? अपनी रेफरेंस लाइन मान लूं, तो इस मास की डिस्टेंस कितनी है इसी एक्सिस से? कितनी है? 0। तो मैंने बोल दिया ये क्या है? 0 इंटू m1 प्लस m2। अब बताओ x2 कितना है? इस वाले मास की डिस्टेंस कितनी है? r। कितनी है? r। भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r। तो क्या बोला? r अपॉन क्या? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहां से हमारा आ गया XCOM बराबर m2 r अपॉन m1 प्लस m2। और ये किसके बराबर है? हमने सपोज किया है कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है? r1 पे। तो ये r1 की तो डिस्टेंस है। ये क्या है? दिस इज इक्वल टू r1, दिस इज इक्वल टू r1। तो r1 बराबर m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, r1 प्लस r2 बराबर क्या है? r। तो r2 बराबर क्या हुआ? r माइनस r1। क्या हो गया? r माइनस r1 क्या है? m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से क्या आ जाएगा? m1r प्लस m2r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या आ जाएगा? r2। तो r2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? m1r अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर है? r1। और r1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? m2r अपॉन m1 प्लस m2। अभी करके दिखाऊंगा, समझ में आने लग जाएगा सवाल। ये टू मास सिस्टम है। जब भी टू मास सिस्टम दिए होंगे तो हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस लाइन मान लेंगे, एक मास को मान लेंगे हम किस पे है? रेफरेंस पे है। एक मास को हमने किससे मान लिया? रेफरेंस पे। तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम करते क्या है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2। तो x1 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल r हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला?
हमने निकाला XUM की वैल्यू, XUM की वैल्यू, और यही वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी R1 के बराबर है, ये वैल्यू R1 के बराबर है, और R1 प्लस R2 तो R के बराबर है ही ना भाई, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो किसके बराबर है, R के, तो R2 कैसे निकालेंगे, R में से R1 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास M1 से कितनी दूरी पर है, क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन में तो रेफरेंस लाइन दी नहीं होगी, ये तो हमने सपोज किया ना रेफरेंस लाइन, क्वेश्चन में तो दिया नहीं होगा, तो क्वेश्चन ये आएगा सेंटर ऑफ मास M1 से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप क्या बताओगे R1, फिर पूछेगा सेंटर ऑफ मास R2 से कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या बताओगे R2। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछ लो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछें। कौन सा बेटा, ये वाला स्टेप, देखो अगर दोनों को स्टेप R1 प्लस R2 करे तो R आ जाएगा, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, R माइनस R1, और R1 की वैल्यू मैंने निकाली है, R1 की वैल्यू ये M2R अपान M1 प्लस M2 करेंगे तो ये इधर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, M1R प्लस M2R माइनस M2R अपान M1 प्लस M2। अब ये M2R और M2R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, M1R अपान M1 प्लस M2। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो दो तीन चीजें हमको समझनी है इसमें, दो तीन चीजें हमको समझनी है, एनालिसिस है, स्टेटमेंट है। जैसे मैं बोलूं R1 अपॉन R2 करिए, R1 अपॉन R2 करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं बोलूं R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 तो ये क्या आ जाएगा, M2 बाई M1, M2 बाई M1। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, R1 M1 बराबर R2 M2 बराबर क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, R इंटू M बराबर कांस्टेंट, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो बात समझो, R क्या है, यहां पे R है सेंटर ऑफ मास की दूरी, अगर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उसके R क्या होगा, कम होगा, अगर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, कम होगी। एक और टर्म में समझिए, जो सेंटर ऑफ मास है हमेशा ही हैवियर मास के पास होगा, जो सेंटर ऑफ मास है विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर मास, हैवियर मास की तरफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा ही शिफ्ट होगा। अगर मैं बोलूं कि ये हमारी क्या है, एक पेन है, और पेन में क्या है, इधर साइड में देखो, इधर थोड़ा मोटा है ना ये पेन, आगे से थोड़ा पतला है, तो इधर का मास क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, इधर का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो शायद ये बैलेंस थोड़ा इधर साइड में हो। ठीक है, बैलेंस नहीं करेंगे टूट जाएगी पेन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है थोड़ा सा क्या होगा, शिफ्टेड होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमेशा ही हैवियर मास की तरफ क्या होगा, शिफ्टेड होगा। ठीक है, ये बात हमको इससे भी समझ में आती है, इससे भी समझ में आती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, एक लाइन लिखिए इसमें, सेंटर ऑफ मास इन टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास इन टू पार्टिकल सिस्टम, center of mass in two particle system divides the length into the ratio of divides the length into the ratio of their opposite masses, into the ratio of their opposite masses. Center of mass in two particle system divides the length into the ratio of their opposite masses। मतलब क्या हुआ, देखो R1 क्या है बेटा, R1 is the distance of center of mass from M1, तो
और R2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द M2। तो R1 किससे दूरी है, M1 से, और R2 किससे दूरी है, M2 से। तो R1 अपॉन R2 बराबर M2, अपोजिट मासेस। R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, M1 बाई M2 नहीं होगा, M2 बाई M1। R1 बाई R2 बराबर रेशियो ऑफ देयर अपोजिट मासेस, रेशियो ऑफ देयर अपोजिट मासेस। R1 इज द दूरी फ्रॉम M1, तो ऊपर क्या आएगा, R1 अपॉन R2 बराबर M2 बाई M1। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए। इन सब प्रॉपर्टी का यूज करके आप शॉर्टकट में भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई सवाल देखो इसमें इंटीग्रेशन का बड़ा यूज आएगा। अभी जैसे हम लोग सम कर रहे हैं ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम है तो इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। और जब कंटिन्यूअस मास सिस्टम करेंगे तो क्या करेंगे, तब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन अच्छा खासा यूज होगा, जो समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग ने उतना इंटीग्रेशन नहीं लगाया है। तो 2-4 हम लोग लगवाएंगे सवाल, बाकी को क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर द कंटिन्यूअस, बोलो तो मैं सारे करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत थीटा वगैरह यूज होगा, इंटीग्रेशन बहुत यूज होगा, तो कराएंगे, कराते हैं, पहले देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है, तो इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बाकी क्या है, जैसे ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास है, या सर्किल का सेंटर ऑफ मास है, या हाफ सर्किल का है, सर्कुलर डिस्क का है, सर्कुलर रिंग का है, सर्कुलर स्फीयर का है। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, उसका सेंटर, बट सेम हेमी स्फीयर का, अब हेमी स्फीयर का निकालना पड़ेगा। सर्कुलर डिस्क का उसका सेंटर, बट सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालना पड़ेगा। रिंग का उसका सेंटर, लेकिन हाफ रिंग का, सेमी रिंग का निकालना पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा हमको क्या है, ठीक है। अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम तो बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि मासेस क्या है, अलग अलग रखे, अलग अलग रखे हैं, तो हमने क्या किया, समेशन कर लिया, सिग्मा लगा दिया ना। और जब मासेस क्या है, कंटिन्यूअसली आपके हैं, यहां से यहां तक क्या है, पूरा मास ही मास है, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अभी इस पे फोकस करते हैं, जब वहां चलेंगे तो समझ में आएगा। ये इतना समझ में आया, फिर आगे चलें, चलो। अब देखिए, इसमें मैंने माना, देखो क्वेश्चन माना 2 पार्टिकल सिस्टम में क्या है, ये मान लीजिए 3 kg, ये क्या है 2 kg, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। क्या है, 50 सेंटीमीटर। चलिए बताइए सेंटर ऑफ मास की दूरी, बस इतना ही दिया होगा। सेंटर ऑफ मास की दूरी बताइए फ्रॉम द 3 kg। 3 kg से क्या होगा, शॉर्टकट तो पता चल गया ना, क्या होगा, एक्सयूएम, एक्सयूएम बराबर m1, m1 नहीं, क्या, m2r अपॉन m1 प्लस m2। यहां से दूरी निकालनी है ना, तो अपोजिट वाला ले लें, यही तो, m2r अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ गया, 2 इंटू 50 अपॉन कितना, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहां से दूरी कितनी हुई, 20, तो टोटल कितनी, 50, तो ये कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। बताओ किसके पास है, हैवियर मास के पास है कि नहीं सेंटर ऑफ मास। हैवियर कौन सा, 2 से 3 में 3, तो किसके पास आ गया, 3 के। अब इसको और बढ़ाओ, इसको 6 करो, 3 को 6 करो, 3 को करिए 6। बताइए XCOM बराबर M2, 2 गुणे 50 अपॉन कितना, 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8, कितना हो गया, 100/8 कितना हो गया, निकालो बेटा, 100/8 कितना, 12.5, सही बता रहे हो, अच्छा हाँ सही है, 12.5। तो 20 पे था, आप कितने पे आ गया, 12.5। देखो ऑब्जर्व करो, लिखो मत, समझो बात को मेरी ना। हमने क्या किया, पहले 3 kg था, तब कितना था सेंटर ऑफ मास, कहां से दूरी निकाले सेंटर ऑफ मास की, 3 kg से। कितनी दूरी पर है भाई, 20 पे है, और यहां से कितनी दूरी है, 30। अब हमने कहा नहीं, हम इसका मास बहुत बढ़ा दें, 6 kg कर लिया, तो अब कितना है यहाँ पे 12.5, वहां से कितना है
50 माइनस 12.5 जो भी है, ठीक है। अब और बढ़ा दिया, 6 से मान लो 8 कर दिया, 8 कर दिया तो टोटल नीचे कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 10 बाई 10 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एक्सओएम क्या हो जाएगा, 10। और यहां से क्या आ जाएगा, R2 क्या आ जाएगा, 40। तो जैसे जैसे हम वेट इसका जो मास है बढ़ाते जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता जा रहा है, हैवियर मास की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एग्जैक्टली सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवियर मास। हैवियर मास की तरफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा ही होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट आपको बताऊंगा, बड़े बड़े सवाल आप लोग कर ले जाओगे केवल ऑब्जर्वेशन से। सेंटर ऑफ मास के जो टफ सवाल आएंगे ना, उनको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो आप ऑब्जर्वेशन से ही हो सकता है सही ऑप्शन क्लिक कर दो, पूरा आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ना करना पड़े, हो सकता है शॉर्टकट से ही कर लो। तो ये फंडा है, क्या फंडा है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज, शिफ्ट भी हटा दो, शिफ्ट तो तब होगा जब हम इसका मास बढ़ाएंगे, ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स या नियरर टू, ऑलवेज लाइज नियरर टू हैवियर मास। इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे और एकदम याद कर लेंगे, ठीक है। लिखिए, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज, ऑलवेज लाइज, ऑलवेज लाइज नियरर टू हैवियर मास। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियरर टू सेंटर ऑफ मास। और अगर हम मास बढ़ाते जा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, हैवियर मास की तरफ शिफ्ट होगा। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया, क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर है। चलो इसमें लिखिए नोट, चलिए बताइए, अगर दो इक्वल मासेज हैं, तुरंत आंसर चाहिए मुझे, बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, बताओ, बोलो कहां पे, R/2 पे। फॉर्मूले से निकाल लें, एक्स यू एम बराबर m इंटू आर अपॉन m प्लस m, कितना हो गया, R/2। ये क्या है, ये है R1, और R2 कितना आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, R माइनस R/2, कितना आ जाएगा, R/2। तो अगर मासेस क्या हैं, सेम है तो, और डिस्क्रीट हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस की बात अभी नहीं चल रही है, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास। नोट करके लिखिए, टेन kg। बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा 10 kg से, कहां पे होगा, 10 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट लिखिए, इफ मासेज आर इक्वल, इफ मासेज आर इक्वल, किसी भी एक्सिस में हो मतलब नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे होगा। मासेस क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पर होगा, इसको याद रखना है। स्टेटमेंट लिखिए, इफ मासेस आर इक्वल, इफ मासेस आर इक्वल, देन सेंटर ऑफ मास, देन सेंटर ऑफ मास is in midpoint of the line, midpoint of the line joining them, midpoint of the line joining them। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, सेंटर ऑफ मास, center of mass shift towards the heavier side of mass, shift towards the heavier side of mass, center of mass shift towards the heavier side of mass।
जैसे यहाँ पे R1 था और यहाँ पे R2 था, तो R1 की वैल्यू मैंने लिखी M2 इंटू आर अपॉन M1 प्लस M2, और R2 की वैल्यू क्या लिखी M1 इंटू आर अपॉन M1 प्लस M2। देखो अगर हम M1 इंक्रीज करेंगे, M1 को हम इंक्रीज करेंगे, तो R2 क्या होगा, R2 हमारा इंक्रीज होगा। R2 क्या है, इंक्रीज होगा। अगर R2 इंक्रीज है तो R1 क्या होगा, R1 हमारा डिक्रीज होगा। R1 हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वैसे भी हमने देखा R1 अपॉन R2 बराबर क्या है, M2 बाई M1, M2 बाई M1। और हमने क्या इंक्रीज किया है, M1। M1 क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो R1 क्या होगा हमारा, इससे नहीं कह सकते हैं क्योंकि R2 भी वेरी कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है ना। R1 क्या हो रहा है आपका, जब हैवियर मास हम मास बढ़ाते जाएंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन कर लिया, उससे भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए, चलिए क्वेश्चन करिए इस पे बेस। लिखिए टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg are located at x equal to 0, x equal to 0 and x equal to 3, x equal to 0 and x equal to 3. Find the location of center of mass. Find the location of center of mass. बताइए। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताइए आंसर। टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg and 2 kg are located at x equal to 0 and x equal to 3. Find the location of सेंटर ऑफ मास, बताइए। कितना बेटा, 2/3। कहां से बता रहे हो, 2 kg से। देखो बेटा, अगर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया तो मैंने आपको बताया ना 1 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो 1 kg वाला एक्स इक्वल टू 0 पर लोकेटेड हो, तो आपको सेंटर ऑफ मास कहां से चाहिए, एक्स इक्वल टू 0 से ही बताना। कितना आया, 2। हाँ 2 ही आएगा, कहीं गलती कर रहे हो गया सबसे, बहुत सिंपल। स्टेटमेंट में बोल दिया तो नहीं कर पा रहे हो। क्या है क्वेश्चन, हो गया, चेक करूं कॉपी, चलो कर रहा हूं। कभी कभी मैं चेक भी करता हूं, चलो निकालो।
देखिए बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। देखो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बात समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg है 2 kg। 1 kg का ये है और क्या है 2 kg है, और जो 1 kg है वह कहां पे रखा हुआ है, x बराबर, यहां पे क्या रखा, x बराबर 0 का क्या मतलब है, ओरिजिन पे ही रखा हुआ है। तो ये y एक्सिस हुआ ना, x बराबर 0 कौन सी लाइन है, y एक्सिस वाली लाइन है। यहाँ पे x बराबर 0 है, और 2 kg वाला कहां पे रखा है, 2 kg वाला कहां पे रखा है, x इक्वल टू 3। तो यहां का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका सेंटीमीटर दिया है क्या, मीटर, कुछ नहीं दिया। अरे चलो कुछ मान लो 3 मीटर, ठीक है। तो यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। देखो फॉर्मूला इसीलिए मैं याद नहीं कराता हूं, फॉर्मूला मत याद करिए, आप समझिए आप क्या कर रहे हैं। इतना देर से मैं समझाने की तो कोशिश कर रहा हूं, फॉर्मूले रट लिए, m1 प्लस m2। आप लोग की आदत है फॉर्मूले रट के तुरंत लगाने लगते हैं। फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूले को क्या करना है, समझना है आपको। समझना है तो फॉर्मूला कैसे करेंगे, अभी निकलवा के आपको बताया ना। तो यहां पे XCOM का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि ये कहां पे है, x बराबर 0 पर ही रखा हुआ है। अब बताओ m2 की वैल्यू कितनी 2, x2 की वैल्यू कितनी 3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 अपॉन टोटल कितना मास कितना 1 प्लस 2 कितना 3, तो कितना 6/3 बराबर 2 मीटर। मीटर नहीं सेंटीमीटर ही होगा जहां तक है। चलो चलो ठीक है 2 मीटर मान ले। अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास किधर है, ये डिस्टेंस कहां से आई 1 kg वाले ब्लॉक से, तो यहां से कितना हो गया बेटा 2, ये टोटल हो गया 2, तो ये कितना बचा 1। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास है, 2 kg के पास है। यानी कि सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, किधर, नियरर टू किसके है, हैवियर मास के, हैवियर मास के पास है। ठीक है, बात समझ में आई, सेंटर ऑफ मास समझ में आया। क्लासेस मिस करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्लासेस करनी है डेली, ठीक है। चलो चलिए हेडिंग डालिए, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम।